सुपर आर्यन एपिसोड 16 से लेकर 20 तक। अब बारी आर्यन की थी। सबकी नजर आर्यन पर ही थी। आर्यन इतना फेमस हो गया था कि सब उसे अपने ग्रुप में चाहते थे। सभी ग्रुप के हेड प्रोफेसर की नजर आर्यन पर ही थे। जैसे ही आर्यन मूर्ति के समक्ष खड़ा हुआ, मूर्ति ने उसे स्कैन किया और बोला, दिव्यांश ग्रुप। मूर्ति की बात सुन कुछ लोग खुश थे तो कुछ उदास। अब बारी दूसरे स्टूडेंट की थी। ऐसे स्टूडेंट आते गए और मूर्ति उन्हें अपने ग्रुप में चुनते गई। अब बारी थी कृतिका की। कृतिका के मूर्ति के पास पहुंचते ही मूर्ति ने उसे स्कैन किया और उसे दिव्यांश ग्रुप में भेज दिया। आर्यन का दोस्त विजय को भी दिव्यांश ग्रुप में भेज दिया था मूर्ति ने। सब बहुत खुश थे। कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में चुन लिए गए। सभी के ग्रुप चुन लेने के बाद के एक प्रोफेसर जिनका नाम किशोर था, वो अपनी जगह पर खड़े हुए और बोले, तो स्टूडेंट्स सभी को ग्रुप में चुन लिया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप के साथ खड़े हो जाए। वेद ग्रुप के स्टूडेंट्स प्रोफेसर रोहिणी के सामने खड़े हो जाओ। वीर ग्रुप के स्टूडेंट्स प्रोफेसर सिद्धांत के सामने, दिव्यांश ग्रुप के स्टूडेंट्स प्रोफेसर माया के सामने और भैरवी ग्रुप के स्टूडेंट्स प्रोफेसर रमेश के सामने खड़े हो जाओ। प्रोफेसर किशोर की बात सुन सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में हो गए। जब सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए तब प्रोफेसर किशोर फिर बोले, अब आप सब यहाँ से सीधे अपने अपने टीचर के साथ ग्रुप की बिल्डिंग में जाएंगे। आप सबका सामान आपके ग्रुप की बिल्डिंग में पहुंचा दिया जाएगा। प्रोफेसर किशोर की बात सुन सभी ग्रुप के प्रोफेसर अपनी जगह से खड़े हो गए और अपने स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। स्टूडेंट्स के पास पहुंचकर सभी प्रोफेसर ने अपने अपने स्टूडेंट्स को अपने पीछे पीछे आने को कहा। कुछ ही समय में दिव्यांश ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स दिव्यांश ग्रुप की बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। बिल्डिंग के सामने पहुंचने के बाद प्रोफेसर माया बोली, स्टूडेंट्स एक रूम में 4 स्टूडेंट्स रहेंगे। कौन कौन स्टूडेंट्स किस रूम में रहेंगे उसकी लिस्ट इस दीवार पर लगी हुई है। प्रोफेसर माया की बात सुन सभी स्टूडेंट्स लिस्ट देखने चले गए। किस्मत से आर्यन, विजय और आदर्श एक ही रूम में था। इस बार एक और स्टूडेंट उनके साथ था जिसका नाम धैर्य था। उनका रूम नंबर 13 था। अपना रूम नंबर देखने के बाद आर्यन और उसके दोस्त अपने रूम की ओर जाने लगा। कुछ ही देर में आर्यन, विजय और आदर्श अपने रूम में पहुंच गया। कुछ ही देर बाद धैर्य भी पहुंच गया। धैर्य ने सबको अपना परिचय दिया। कुछ देर बाद उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब जाकर विजय ने दरवाजा खोला तो देखा कि उनका सामान आया था। वो खुश होते हुए बोला, दोस्तों सामान आ गया है, देख लो अपना सामान। विजय की बात सुन तीनों गेट पर आ गए और अपना सामान देखा। सब सामान सही था। सामान लेने के बाद चारों अपने अपने बारे में बात करने लगे। आदर्श बोला, भाई आर्यन आज तो मजा आएगा। तुम्हें याद है ना दोपहर में तुम्हें कहाँ जाना? हाँ याद है, मैं पहुंच जाऊंगा, आर्यन ने जवाब दिया। उन दोनों की बात सुन धैर्य कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बोला, किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? धैर्य की बात सुन एक्साइटेड होते हुए विजय बोला, अरे कुछ नहीं, आज आर्यन की फाइट है एक सीनियर के साथ। धैर्य शौक होते हुए बोला, क्या बोल रहे हो भाई, पहले दिन ही फाइट, वो भी सीनियर के साथ? लगता है तुम अपना हाथ पैर सही सलामत नहीं रखना चाहते हो, इसलिए एक सीनियर से लड़ना चाहते हो। अरे धैर्य, मैं कहाँ लड़ना चाहता हूँ, वो तो उसी ने चैलेंज किया था और मैंने स्वीकार कर लिया, आर्यन ने जवाब दिया। धैर्य सदमे में तीनों को देख रहा था। वहीं दूसरी ओर आर्यन और अभय की फाइट की चर्चा पूरे एकेडमी में फैल गई। सभी प्रोफेसर के कानों तक भी फाइट की बात पहुंच गई। दोपहर का समय, आर्यन अपने दोस्तों के साथ फिटिंग एरिना में पहुंच गया। जब वो चारों फिटिंग एरिना में पहुंचते तो देखा कि फिटिंग एरिना बहुत बड़ा था, जिसमें एक साथ 20 फाइट लड़ी जा सकती थी। तत्काल 15 फाइट चल रही थी। वो सभी सीनियर स्टूडेंट थे। कुछ देर में अभय भी एरिना में पहुंच गया। अभय के पहुंचने के कुछ देर बाद अभय और आर्यन फिटिंग स्टेज पर खड़े थे। अभय के आंखों में अहंकार झलक रहा था, वहीं आर्यन की आंखों में कोई भावना नहीं थी। अभय बोला, आर्यन अभी भी समय है, हार मान लो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बेइज्जती हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं, अभय गुस्से में बोला। वहीं एरिना में बैठे सभी स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। एक सीनियर स्टूडेंट बोला, ये आर्यन पागल है क्या, वो अभय को चुनौती कैसे दे सकता है? उसके बगल में बैठा सीनियर स्टूडेंट बोला, तुम आर्यन को नहीं जानते, वो बहुत रहस्यमयी है। उसने एंट्रेंस एग्जाम में 8वें स्तर के योद्धा को हराया है, जो हमारे प्रिंसिपल की बेटी कृतिका थी। क्या बोल रहे हैं तुम, क्या ये सच है? पहले स्टूडेंट ने आश्चर्य में पहुंचा। हाँ ये सच है, बगल वाले स्टूडेंट ने जवाब दिया। ऐसी ही बहुत तरह की बातें एरिना में चल रही थी। इसी बीच आर्यन और अभय की फाइट शुरू हो गई। अभय एक मंत्र पढ़ रहा था, जिसके कारण उसके तलवार में तेज चमक आ गई।
अभय को शक्ति एकत्रित करते देख आर्यन ने भी अपनी तलवार निकाल ली। आर्यन ने भी एक मंत्र पढ़ा, जिसके कारण आर्यन की तलवार में एक चमक आ गई। आर्यन ने मंत्र पढ़ना खत्म ही किया था, तभी अभय ने अपने तलवार से हमला कर दिया। अभय की तलवार आर्यन के सीने की ओर जा रही थी, तभी आर्यन ने अपनी तलवार आगे कर दी, जिससे अभय का हमला रुक गया और एक धमाका हुआ। उस धमाके के कारण आर्यन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभय घिसटते हुए पीछे चला गया, जिसके कारण सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। लगता है आर्यन जल मंडल में प्रवेश कर चुका है, तभी तो अभय को उसने इतनी आसानी से पीछे धकेल दिया। ऐसी ही बातें सभी स्टूडेंट्स के बीच चल रही थी। इतनी आसानी से अपनी हार को देखकर अभय को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला, अभी तो शुरुआत है आर्यन, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। आर्यन मन ही मन सोचा कि इसके साथ खेल खेलने में समय की बर्बादी होगी और बोला, अभय अब मैं ये खेल खत्म करता हूँ। आर्यन की बात सुन अभय ने एक मंत्र पढ़ा, जिसके प्रभाव से भयानक लाल चमक आ गई, जिसके बाद अभय ने उस तलवार को आर्यन की ओर उछाल दिया। वो तलवार तेज रफ्तार के साथ आर्यन की ओर जाने लगा, जिसे देख सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। लगता है अभय ने कोई गुप्त शक्ति चलाई है, तभी तो इसकी शक्ति इतनी भयानक लग रही है, एक लड़की बोली। हाँ सही बोल रही हो, दूसरी लड़की बोली। अभय की शक्ति देख आर्यन मुस्कुराया और अपने हाथों में ऊर्जा एकत्रित करने शुरू कर दिया। उसके बाद आर्यन ने हथेली को अभय की ओर कर दिया, जिससे एक भयानक ऊर्जा निकलकर अभय की तलवार से टकरा गई, जिसके कारण अभय की तलवार वही गिर गई और वही भयानक ऊर्जा अभय की ओर बढ़ गई, जिसे देख अभय ने अपने चारों ओर ऊर्जा कवच बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऊर्जा कवच पूरा होता उससे पहले ही आर्यन की शक्ति अभय के अधूरे कवच से टकरा गया, जिसके कारण एक विस्फोट हुआ। सभी स्टूडेंट्स ने देखा कि अभय उस विस्फोट के कारण उड़ते हुए फिटिंग स्टेज के नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया है। अभय का शरीर बहुत घायल हो चुका था। तभी वहां दो लोग आए और अभय को उठाकर ले गए। वे दोनों फिटिंग एरिना में हो रहे फाइट की देखरेख करते थे, ताकि कोई भी स्टूडेंट मरे नहीं। आर्यन ने बड़ी आसानी से फाइट जीत लिया। पूरे एकेडमी में आर्यन की ही बातें चल रही थी। यहाँ तक इस फाइट की न्यूज सभी प्रोफेसर के पास भी पहुंच गई। आर्यन इन बातों को इग्नोर करने हुए अपने रूम की ओर चला गया। ये देख उसके तीनों दोस्त भी उसके पीछे चल पड़े। चारों दोस्त रूम की ओर जा ही रहे थे, तभी उसके सामने रुचिका और उसकी 3 दोस्त आ गई। रुचिका को देख आर्यन बोला, तुम यहाँ कैसे, कोई काम था? नहीं कोई काम नहीं, मैं तो तुम्हें बधाई देने आई थी, आखिर तुमने फाइट जीती है, रुचिका ने जवाब दिया। धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, आर्यन बोला। वैसे बताओ तुम किस ग्रुप में चुने गए, रुचिका ने पूछा। हम चारों दिव्यांश ग्रुप में है, रुचिका की बात सुन धैर्य बोला। रुचिका को देख धैर्य की आंखों में चमक थी। ऐसा लग रहा था कि धैर्य रुचिका की खूबसूरती का दीवाना हो गया है। वो रुचिका को देखे जा रहा था, जो आर्यन ने महसूस कर लिया। धैर्य की बात सुन रुचिका खुश होते हुए बोली, वाह क्या बात है, वैसे मैं भी दिव्यांश ग्रुप में ही हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद रुचिका फिर बोली, वैसे ये तीनों मेरी दोस्त है, नेहा, कल्याणी और राधिका। आर्यन और उसके दोस्तों ने हाथ मिलाया और अपना अपना परिचय दिया। जान पहचान होने के बाद आर्यन बोला, अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। आर्यन रुचिका के बगल से निकलने लगा, तभी रुचिका बोली, तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या? पाइप कुछ नहीं, अभी फाइट खत्म किया हूं ना, इसलिए थोड़ा आराम करना है, आर्यन बोला। ओके, जाओ आराम कर लो, रुचिका बोली। रुचिका से बात करने के बाद आर्यन दिव्यांश ग्रुप की बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में आर्यन और उसके दोस्त अपने रूम में पहुंच गए। रूम में पहुंचते ही विजय मजाकिया अंदाज में बोला, क्या भाई आर्यन, लड़की लाइन दे रही थी और तुम हो कि लड़की से दूर भाग रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आर्यन शर्माते हुए बोला। आर्यन को शर्माते हुए देख आदर्श हंसते हुए बोला, देखो तो इसका चेहरा लाल हो गया है। तुम दोनों मुझे छोड़ो, धैर्य की ओर देखो। तुम लोगों ने बाहर नहीं देखा कि धैर्य रुचिका को कैसे देख रहा था? आर्यन धैर्य की ओर देखते हुए बोला। आर्यन की बात सुन विजय और आदर्श धैर्य की ओर देखने लगे और आर्यन को छोड़ दोनों धैर्य के पीछे पड़ गए। ये देख धैर्य आर्यन को गुस्से में देखने लगा। धैर्य को अपनी ओर देखते हुए आर्यन ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। ऐसे ही चारों दोस्त बहुत देर तक मजाक करते रहे। शाम का समय, चारों दोस्त अपने रूम में ही साधना कर रहे थे। अचानक धैर्य अपना आंख खोल देता है। आंख खोलते ही धैर्य बोला, हे दोस्तों, उठो और चलो एकेडमी घूमने चले। धैर्य की बात सुन तीनों ने अपनी आंखें खोल दी और आदर्श धैर्य की बातों में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। धैर्य और आदर्श की बातें सुन चारों रेडी होने लगे। कुछ ही देर में चारों रेडी होकर रूम से बाहर निकल गए।
आर्यन मन ही मन सोच, अच्छा हुआ इन सब ने घूमने का प्लान बना लिया, अब मैं एक अच्छा और सुनसान जगह पर ढूंढ लूंगा ताकि मैं उस जगह से गुरुजी के पास जा सकूं। कुछ ही देर में चारों दोस्त एक जंगल के पास पहुंच गए। वो जंगल बहुत घना था। जंगल के पास पहुंचकर आदर्श बोला, दोस्तों, इस जंगल के गहराई में बहुत खूंखार जानवर रहते हैं जिनके पास तिलस्मी शक्तियां होती है। क्या वो सभी जानवर बहुत शक्तिशाली होते हैं? विजय ने पूछा। हाँ, बहुत खतरनाक होते हैं ये जानवर। सबसे कमजोर जानवर भी जल मंडल के योद्धा के समान शक्तिशाली होते हैं, आदर्श ने जवाब दिया। थोड़ी देर चुप रहकर आदर्श फिर बोला, दूसरी ओर एक जंगल है, उसमें कमजोर तिलस्मी जानवर रहते हैं। आदर्श की बात सुन आर्यन मन ही मन सोच, ये जगह बहुत अच्छी है गुरुजी के पास जाने के लिए। आर्यन को कुछ सोचते हुए देख विजय आर्यन से बोला, आर्यन तुम क्या सच रहे हो? कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ, ये कितनी अच्छी जगह है, आर्यन होश में आते हुए विजय को जवाब दिया। क्या अभय को हराकर आर्यन ने कोई मुसीबत खड़ी कर दी है? एपिसोड 17। टॉपिक चेंज करने हुए आर्यन फिर बोला, यार चलो चलते हैं, बहुत देर हो गया है। आर्यन की बात सुनकर विजय बोला, नहीं भाई अभी नहीं, पहले हम जंगल के अंदर चलते हैं। विजय की बात सुनकर धैर्य डरने लगा और डरते हुए बोला, नहीं अंदर नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। धैर्य को डरते हुआ देखकर आदर्श हंसते हुए बोला, क्या हुआ धैर्य, तुम्हें डर लग रहा है अंदर जाने से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, धैर्य सकपकाते हुआ बोला। धैर्य को सकपकाते देखकर सभी हंसने लगे। अपने दोस्तों को हंसते देखकर धैर्य बोला, हंसना बंद करो और मुझे डर नहीं लग रहा है, वो तो खाना खाने का वक्त हो गया है, इसलिए मैं चलने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं, आर्यन बोला। ठीक है, तुम भी बोल रहे हो तो चलते हैं, विजय ने कहा। चारों दोस्त कुछ ही देर में कैंटीन में पहुंच गए और खाने की लाइन में लग गए। वे चारों लाइन में लगे ही थे, तभी एक लड़की उन सब के पीछे खड़ी हो गई। वो लड़की और कोई नहीं, वैष्णवी थी। वैष्णवी को देखकर आर्यन बोला, वैष्णवी तुम इस लाइन में क्या कर रही हो? ये लड़कों का लाइन है। जानती हूँ कि ये लड़कों लाइन है, मैं तो बस तुमसे बात करने आई हूँ, वैष्णवी ने जवाब दिया। वैष्णवी नाम सुनकर विजय पीछे मुड़कर देखा तो उसे वैष्णवी दिखी, तो वो जोर से बोला, वैष्णवी कहाँ थी तुम? एकेडमी आने के बाद दिखी ही नहीं। तुम लोग भी तो नहीं दिखे, वैष्णवी ने बोला। दोनों को रोकते हुए आर्यन बोला, पहले जाओ खाना ले लो, फिर बात करते हैं। आर्यन की बात सुनकर वैष्णवी बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग इंतजार करना। हाँ करूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन का जवाब सुनकर वैष्णवी वहां से चली गई। तभी आदर्श बोला, क्या बात है आर्यन, सुबह कोई और अभी कोई और? ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रेन में मिली थी, आर्यन ने जवाब दिया। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी उनका नंबर आ गया खाना लेने का। चारों ने खाना लिया और एक सीट पर बैठ गए। उस सीट पर 5 लोगों की जगह थी, जिनमें से 4 पर वे चारों बैठ गए। कुछ ही देर में वैष्णवी वहां आकर 5वें सीट पर बैठ गई। वैष्णवी के आते ही आर्यन ने उसे आदर्श और धैर्य से मिलाया। उन सब से मिलकर वैष्णवी बहुत खुश हुई, क्योंकि वैष्णवी की कोई खास दोस्त नहीं बनी थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। वैष्णवी आदर्श और धैर्य की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम दोनों भी दिव्यांश ग्रुप में हो? हाँ, हम सभी दिव्यांश ग्रुप में हैं, धैर्य ने जवाब दिया। मैं भी, वैष्णवी बोली। ऐसे ही बात करते हुए उन 5 ने खाना खत्म किया। खाना खाने के बाद 5 अपने रूम की ओर निकल पड़े। वैष्णवी भी दिव्यांश ग्रुप से थी तो वो भी उनके साथ अपने रूम की ओर निकल पड़ी। अपने रूम में पहुंचने के बाद आदर्श बोला, भाई मैं थक गया हूँ, मुझे अब आराम करना है। मैं भी चला सोने, धैर्य बोला। चलो हम सब अगली सुबह मिलते हैं, आर्यन बोला। चारों अपने अपने बेड पर सो गए। कुछ ही देर में चारों को गहरी नींद आ गई। अगली सुबह आर्यन सबसे पहले उठा और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर आने के बाद उसने देखा उसके सभी दोस्त सो रहे हैं। फिर उसने टाइम देखा और खुद से ही बोला, अभी कुछ देर और सोने देता हूँ, अभी टाइम है। उन तीनों को सोता छोड़ आर्यन ध्यान करने लगा। आर्यन ध्यान कर ही रह था, तभी धैर्य जाग गया और बोला, भाई तू बहुत सुबह उठ गया है, क्या बात है? पाइप, कुछ नहीं, मैं हर रोज बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। धैर्य वॉशरूम जाते के लिए बेड से उतर ही रहा था कि विजय जल्दी से दौड़ते हुए वॉशरूम में चला गया। ये देखकर धैर्य दरवाजा पीटते हुए बोला, विजय ये गलत है, मुझे पहले जाना था, यार जल्दी निकल, मुझे जल्दी है। अब इंतजार करो, अंदर से विजय की आवाज आई। दरअसल विजय की नींद आर्यन और धैर्य की बातों से खुल गया था और वो समय पाकर वॉशरूम में घुस गया। धैर्य गुस्से में अपने बेड पर आकर बैठ गया। तभी आदर्श की भी नींद खुल गई और वो आंख मसलते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, सोने भी नहीं देते।
धैर्य कुछ नहीं बोला, लेकिन आर्यन ने आदर्श की बातों का जवाब दिया। आर्यन बोला, कुछ नहीं, सुबह सुबह विजय ने धैर्य को परेशान कर दिया। किया क्या उसने? आदर्श बोला, कुछ नहीं, बस धैर्य वॉशरूम जा रहा था, तभी जल्दी से विजय अंदर चला गया, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर आदर्श हंसने लगा और बोला, धैर्य मेरे भाई, अब तो ये सब चलता रहेगा, इसलिए आगे से ध्यान रखना। तीनों बातें कर ही रहे थे, तभी विजय बाहर आ गया और जैसे ही आदर्श ने ये देख वो वॉशरूम की ओर भागा, लेकिन धैर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, नहीं मेरे भाई, इस बार मैं जाऊंगा, मुझे जाने दे। ताकत लगते हुए आदर्श बोला, नहीं भाई मैं जाऊंगा, तू इंतजार कर। धैर्य ने पूरी ताकत लगाकर आदर्श को पीछे किया और बोला, नहीं भाई जाऊंगा तो मैं ही। आदर्श को पीछे कर धैर्य वॉशरूम में चला गया, लेकिन जाते वक्त दरवाजे पर से उसने चिढ़ाने के अंदाज में अपनी जीभ निकली। ये सब देखकर आर्यन और विजय हंसने लगे। उनको हंसते देख आदर्श गुस्से में बोला, हंसना बंद करो तुम दोनों। आदर्श को गुस्से में देख आर्यन और विजय ने अपने अपने मुंह पर उंगली रखकर ना हंसने का इशारा किया, लेकिन तुरंत फिर हंसने लगे। उन दोनों को ऐसा करते देख आदर्श गुस्से में बोला, तुम दोनों पिटोगे मेरे हाथ से। अच्छा चल अब नहीं हंसेंगे। ये विजय, अब नहीं हंसना है, आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर विजय और जोर से हंसने लगा और विजय को हंसते देख आर्यन को फिर से हंसी आ गई, लेकिन उसने तुरंत हंसना बंद कर दिया। जब विजय ने देखा कि अब आदर्श ज्यादा गुस्से में आ गया है तो उसने भी हंसना बंद कर दिया, फिर बोला, सॉरी भाई, गुस्सा मत कर, गलती हो गई। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला, जिसे देखकर आदर्श वॉशरूम की दौड़ा और धैर्य को दरवाजे से हटाते हुए अंदर चला गया। आदर्श को ऐसा करते देख सभी फिर से हंसने लगे। हंसते हुए आर्यन बोला, चलो बहुत हुआ हंसी मजाक, अब रेडी हो जाओ, नाश्ता करने जाना है। थोड़ी ही देर में आदर्श वॉशरूम से बाहर रेडी होकर आ गया। फिर चारों दोस्त कैंटीन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वैष्णवी मिली जो अपनी रूममेट्स के साथ कैंटीन जा रही थी। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। कुछ ही समय में सभी स्टूडेंट्स कैंटीन पहुंच गए। कैंटीन पहुंचते ही आर्यन को कैंटीन की गेट पर अभय दिखा, जो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। तभी अभय की नजर भी आर्यन पर पड़ी। आर्यन को देखते ही उसके आंखों में गुस्सा उतर आया, लेकिन उससे आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कैंटीन अंदर चला गया। कैंटीन में खाना लेने के बाद जैसे ही आर्यन अपनी सीट पर बैठने वाला था, तभी वहां एक लड़का आ गया और वो बोला, क्या तुम्हारा ही नाम आर्यन है? हाँ मेरा ही नाम आर्यन है, आर्यन ने जवाब दिया। मैं कुणाल हूँ, मैं एक सीनियर स्टूडेंट हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे आज? कुणाल बोला, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? डर नहीं लग रहा है? अगर तुम हार गए तो कितने बदनाम होंगे तुम, सभी स्टूडेंट्स तुम पर हंसेंगे, आर्यन बोला। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझसे फाइट करोगे या नहीं, कुणाल बोला। अगर तुम्हें चिंता नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं, कब लड़ना है बताओ, क्योंकि आज हम सब की पहली क्लास है, आर्यन बोला। 4 बजे आ जाना फाइटिंग एरिना में, मैं इंतजार करूंगा, कुणाल बोला। ठीक है मैं आ जाऊंगा, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन का जवाब सुनकर कुणाल वहां से चला गया। कुणाल के जाने के बाद विजय बोला, आर्यन तुम्हें सोच समझकर हाँ बोलना चाहिए था, वो कुणाल जल मंडल के 3रे स्तर का योद्धा है। हाँ आर्यन, विजय सही बोल रहा है, तुम्हें सोचना चाहिए था हाँ करने से पहले, आदर्श बोला। अपने दोस्तों की बात सुनकर आर्यन बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब संभल लूंगा। थोड़ी ही देर में आर्यन और कुणाल के फाइट की चर्चा पूरे एकेडमी में आग की तरह फैल गई। कोई बोल रहा था आर्यन जीतेगा तो कोई बोल रहा था कुणाल जीतेगा, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट्स कुणाल के जीतने के पक्ष में थे। आर्यन और उसके दोस्त नाश्ता करने के बाद अपने क्लास में जाने लगे। रास्ते में जो भी स्टूडेंट आर्यन को देखता वो आर्यन की ही बातें करने लगता। आर्यन की आज एकेडमी में पहली क्लास थी और वो थी कॉम्बैट फाइट की। जब आर्यन और उसके दोस्त जब क्लास में पहुंचे तो उन सब ने देखा लगभग सभी स्टूडेंट आ चुके थे। वो क्लासरूम एक बड़ा सा हॉल था। जैसे ही आर्यन क्लास में पहुंचा, आर्यन को देखकर सभी स्टूडेंट्स उसी की बात करने लगे। तभी प्रोफेसर भी आ गए, जिनका नाम उदय कुमार था। प्रोफेसर के आते ही सभी स्टूडेंट शांत हो गए। आते ही उदय सर ने बोलना शुरू किया, स्टूडेंट्स आज आप सबकी पहली क्लास है और वो है कॉम्बैट फाइट की क्लास। थोड़ी देर स्टूडेंट्स को देखने कर बाद उदय सर फिर बोले, स्टूडेंट्स आप सब अपनी अपनी जोड़ी बना लीजिए खुद से। उदय सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने जोड़ीदार बनाने लगे। आर्यन बोला, दोस्तों पहले देखते हैं, हम बाद में जोड़ी बनाएंगे और अगर कोई नहीं मिला तो हम 4 खुद एक दूसरे के जोड़ीदार बन जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने रूममेट्स को छोड़कर दूसरे स्टूडेंट के साथ जोड़ी बना रहे थे।
ताकि जान पहचान बढ़ सके और उनकी क्षमताओं के बारे में जान सके। ज्यादातर लड़के लड़कियों को अपना जोड़ीदार बनाना चाह रहे थे ताकि उनसे दोस्ती कर सके। आर्यन और उसके दोस्त बात कर ही रहे थे, तभी उन सबकी कानों में एक मीठी आवाज सुनाई दी। जब उन चारों ने घूम के देख तो उनके पीछे वैष्णवी और उसकी दोस्त खड़ी थी और वो आवाज वैष्णवी की थी। वैष्णवी बोली, क्या तुम चारों हम चारों के जोड़ीदार बनोगे? वैष्णवी की बात सुनकर विजय झट से बोला, हाँ क्यों नहीं, हम जरूर बनेंगे। आर्यन बोला, हाँ हम बनेंगे, तुम लोग चुन लो कौन किसका जोड़ीदार बनेगा। वैष्णवी बोली, कोमल तू बोल किसके साथ जाएगी? मैं धैर्य के साथ जाऊंगी, कोमल ने जवाब दिया। और तुम दोनों नेत्रा और ज्योति किसके साथ जाओगी? वैष्णवी फिर बोली। पहले नेत्रा बोली, मैं आर्यन के साथ जाऊंगी। नेत्रा की बात सुनकर ज्योति और वैष्णवी ने उसे घूरा, क्योंकि दोनों आर्यन को अपना जोड़ीदार बनाना चाहती थी। उन दोनों की नजर में गुस्से में देखकर नेत्रा ने अपने सिर को दूसरी ओर घूम लिया। मन मारकर ज्योति बोली, मैं आदर्श के साथ जाऊंगी। अब लड़कों की ओर से बचा विजय और लड़कियों की ओर से वैष्णवी बची, इसी कारण दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार बन गए। क्लासरूम में एक आवाज गूंजी जो उदय सर की थी। वे बोले, तो क्या आप सबकी जोड़ी बन गई है? अगर किसी की नहीं बानी है तो अपना हाथ उठाओ। उदय सर की बात सुनकर एक स्टूडेंट ने हाथ उठाए। उसे देखकर उदय सर ने उसे अपने सामने बुलाया। वो लड़का सामने आया ही था, तभी सभी के कानों एक आवाज आई जो दरवाजे से आ रहा थी। वहां एक लड़का खड़ा था जो अंदर आने की अनुमति मांग रहा था। उस लड़के को देख उदय सर गुस्से में बोले, आज पहले दिन ही लेट, कहाँ थे तुम? सर वो उठने में देर हो गई, लड़के ने जवाब दिया। अंदर आओ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर ने लड़के से पूछा। सर, कबीर, लड़के ने डरते हुए जवाब दिया। आज पहला दिन है इसलिए कोई शक्ति नहीं कर रहा हूँ। आगे से कोई भी मेरे क्लास में देर से आया तो उसे सजा मिलेगी। उदय सर गुस्से में सभी स्टूडेंट्स से बोले। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सर बोले, तुम दोनों का कोई जोड़ीदार नहीं है, तो अब तुम दोनों ही एक दूसरे के जोड़ीदार हो। उदय सर की बात सुनकर उन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। अब तुम दोनों जाओ और खड़े हो जाओ, सर ने दोनों से बोला। उन दोनों के जाने के बाद सर फिर बोले, आज जो आप लोगों ने जोड़ी बनाई है वो जोड़ियां पूरे एक सप्ताह तक ऐसे ही रहेगी, समझ गए सब? सभी स्टूडेंट्स एक साथ बोले, यस सर, हम समझ गए। क्या होगा आर्यन और कुणाल के फाइट का, कौन जीतेगा? एपिसोड 18। अच्छा चलो अब सभी स्टूडेंट्स अपने जोड़ीदार के साथ यहाँ आकर अपने और अपने जोड़ीदार का नाम बताओ, उदय सर बोले। उदय सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक एक करके उदय सर के पास गए और अपना नाम और अपने जोड़ीदार का नाम बताया। उदय सर सभी स्टूडेंट्स के नाम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रिकॉर्ड कर रहे थे। जब सारे स्टूडेंट्स का नाम रिकॉर्ड हो गया तब उदय सर बोले, आज इतना ही, फाइटिंग की क्लास कल से शुरू होगा, तो अब तुम सब जा सकते हो। उदय सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम से निकल गए। अब उन सब की क्लास 1 घंटे बाद थी। 1 घंटे बाद उन सब की क्लास औषधि की क्लास थी। क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद लड़कों का ग्रुप अलग हो गया और कियो का ग्रुप अलग। क्लासरूम से कुछ दूर जाने के बाद विजय बोला, दोस्तों हमारे पास 1 घंटा है, कहीं घूमने चले। कहाँ जाना है बताओ? धैर्य ने पूछा। देखो हमारे पास इस एकेडमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसे ही घूम लेते हैं, बताओ क्या कहते हो? विजय बोला। विजय की बात सुनकर आदर्श और आर्यन ने सहमति दे दी। तीनों दोस्त निकल पड़े एकेडमी घूमने, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता कहाँ जाना है। तीनों आगे बढ़े जा रहे थे, तभी उन्हें सामने एक पुराना खंडहर दिखा। आर्यन बोला, ये क्या है? किसी को कुछ पता है क्या? आदर्श, धैर्य और विजय तीनों ने एक साथ नामे सर हिला दिया। चारों दोस्त उस खंडहर की ओर बढ़ चले। तीनों खंडहर के पास पहुंचे ही थे कि 4 योद्धाओं ने उन चारों को रोक दिया। वे सभी योद्धा सूर्यमंडल के योद्धा थे। उन योद्धाओं में से एक योद्धा बोला, तुम लोग नए हो क्या? हाँ हम नए स्टूडेंट्स हैं, आर्यन ने जवाब दिया। तभी तुम सब यहाँ आ गए, ये क्षेत्र वर्जित है, अब जाओ यहाँ से, दूसरे योद्धा ने बोला। लेकिन इसके अंदर क्या है जो आप लोग इतनी सुरक्षा कर रहे हैं? आदर्श जिज्ञासु होते हुए बोला। तुम सबको जानने की जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से, एक योद्धा गुस्से में बोला। उस योद्धा को गुस्से में देखकर चारों वहां से निकल पड़े अपनी दूसरे क्लास के लिए। रास्ते में जाते वक्त आर्यन बोला, वहां आखिर क्या है जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है? सही बोल रहे हो आर्यन, आखिर वहां है क्या? आदर्श बोला। ज्यादा मत सोचो, पता लगाने की कोशिश करेंगे, धैर्य बोला। कुछ ही देर में चारों दोस्त क्लासरूम में आ गए। वहां पहले से ज्यादातर स्टूडेंट्स आ चुके थे और कुछ आ रहे थे। तभी प्रोफेसर भी आ चुके थे, जिनका नाम महेश त्रिपाठी था।
त्रिपाठी सर ने बोलना शुरू किया, स्टूडेंट्स सभी अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। त्रिपाठी सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने सीट पर बैठ गए। सभी स्टूडेंट्स के सामने औषधि बनाने के सामान रखे हुए थे। सामानों में जड़ी बूटी, स्टोव और कढ़ाई थे। त्रिपाठी सर ने क्लास शुरू किया, स्टूडेंट्स आज हम हीलिंग लिक्विड बनाना सीखेंगे, तो अब शुरू करते हैं। इतना बोलकर त्रिपाठी सर ने हीलिंग लिक्विड बनाने की विधि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर लिखने लगे। जब लिखना पूरा हुआ तब त्रिपाठी सर बोले, अब तुम सब अपने नोटबुक में इस विधि को नोट कर लो, उसके बाद इसी विधि से औषधि बनाओ। त्रिपाठी सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपने काम पर लग गए। कुछ ही देर में सभी ने विधि नोट कर ली। सभी के विधि नोट करने के बाद त्रिपाठी सर फिर बोले, तुम सब के पास सिर्फ 3 मौके हैं, अगर 3 मौके में नहीं औषधि तैयार कर पाए तो फेल हो जाओगे, तो अब शुरू करो। सभी स्टूडेंट्स औषधि तैयार करने में जुट गए। सभी स्टूडेंट्स समय समय पर कढ़ाई में सामग्री डाल रहे थे। कुछ ही देर बाद एक स्टूडेंट की कढ़ाई से जलने जैसी बदबू आई, जिसका मतलब उस स्टूडेंट्स की औषधि खराब हो गई थी। उस स्टूडेंट्स ने दूसरी कोशिश जारी की। उतने ही देर में लगभग सभी स्टूडेंट्स की औषधि खराब हो गई। उनमें से एक आर्यन भी था। आर्यन और उसके दोस्तों ने औषधि बनाना फिर से शुरू किया। इस बार आर्यन बहुत ध्यान से औषधि बना रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास अब बस एक मौका बचा था। कुछ ही देर में आर्यन ने औषधि तैयार कर ली। आर्यन बोला, सर मैंने हीलिंग लिक्विड तैयार कर ली है। आर्यन की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने आर्यन की ओर देखा। इतने ही देर में उनकी औषधि खराब हो गई। त्रिपाठी सर जब आर्यन के पास आए तो उन्हें हीलिंग लिक्विड से अच्छा महसूस है, ऐसा जैसे उनकी आत्मा तक हिल हो गई हो। त्रिपाठी सर बोले, बहुत बढ़िया आर्यन, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, वेल डन आर्यन। कुछ देर में कुछ और स्टूडेंट्स ने हीलिंग लिक्विड तैयार कर ली, लेकिन आर्यन जैसा किसी का नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए। उनमें से एक स्टूडेंट धैर्य भी था। जब अभी का हीलिंग लिक्विड बनाना खत्म हो गया, उसके बाद त्रिपाठी सर बोले, आज की क्लास यही खत्म होती है। आप सब ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन और अच्छा कर सकते हैं तो कल से और अच्छा करना। गुड लक। औषधि के 2 घंटे की क्लास थी। औषधि के क्लास के बाद 1 घंटे का लंच था। आर्यन और उसके दोस्त कैंटीन की ओर चल पड़े। कैंटीन की जाते वक्त आर्यन ने धैर्य को उदास देखा तो वो बोला, धैर्य तुम उदास क्यों हो, क्या बात है, बताओ हमें। पाइप, कुछ नहीं यार, तुम सब ने कितना अच्छा किया औषधि की क्लास में और एक में फेल हो गया। धैर्य उदासीन आवाज में बोला। क्या हुआ, आज फेल हो गए तो कल अच्छा कर लेना, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। विजय और आदर्श ने भी आर्यन की बातों में हामी भर दी। अपने दोस्तों की बात सुनकर धैर्य खुश हो गया और बोला, सही बोल रहे हो तुम सब, मुझे ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद आर्यन अपने तीसरे क्लास की ओर निकल पड़ा, जिसमें उसके दोस्तों में से सिर्फ आदर्श ही साथ था। आर्यन का तीसरा क्लास साइंस का क्लास था। लगभग 1 घंटे बाद जब आर्यन अपने तीसरे क्लास से निकला तो वो थका लग रहा था, लेकिन अभी एक क्लास बाकी थी, मंत्रों की क्लास, जो सबसे ज्यादा जरूरी था। मंत्रों की क्लास खत्म करने बाद आर्यन सीधे फाइटिंग एरिना में पहुंच गया, जहां उसे कुणाल से लड़ना था। आर्यन के पहुंचते ही सभी उसी की बात करने लगे। आर्यन के सभी दोस्त भी साथ आए थे। कुछ ही देर में कुणाल भी एरिना में पहुंच गया। कुणाल के पहुंचते ही आर्यन फाइटिंग स्टेज पर पहुंच गया। सभी स्टूडेंट्स कुणाल कुणाल चिल्ला रहे थे, क्योंकि सभी को विश्वास था कि कुणाल ही जीतेगा। आर्यन को देखकर कुणाल बोला, तो क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो या डर लग रहा है। कुणाल की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, डर और मुझे तो लगता है तुम डर रहे हो। अगर डर लग रहा है तो हार मान लो, मैं जाने दूंगा। आर्यन की बात सुनकर कुणाल गुस्से में बोला, मैं और डर भूल जाओ, चलो फाइट शुरू करते हैं। इतना बोलते ही कुणाल ने अपनी तलवार निकल ली, जिसे देखकर आर्यन ने भी अपनी चमचमाती हुई तलवार निकाल ली। दोनों योद्धा की तलवार बहुत शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन आर्यन की तलवार कुणाल की तलवार से ज्यादा शक्तिशाली थी। तलवार निकालते ही दोनों ने अपनी अपनी ऊर्जा शक्ति तलवार में समाहित करना शुरू कर दिया, जिसके कारण दोनों की तलवार और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तलवार में ऊर्जा शक्ति समाहित करने के बाद पलक झपकते ही दोनों एक दूसरे के पास पहुंच गए। पास पहुंचते ही दोनों ने हमला कर दिया, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट का प्रभाव इतना था कि दोनों योद्धा करीब 20 कदम पीछे चले गए। अपनी शक्ति को नष्ट होते देख कुणाल को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा था कि वो आर्यन को एक ही हमले में हरा देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अपने गुस्से को काबू करते हुए कुणाल बोला, मेरे उस हमले से तो तू बच गया, अब मेरे इस हमले के बच के दिखा। इतना बोलने के बाद कुणाल ने एक मंत्र पढ़ा, जिसके प्रभाव के कुणाल की तलवार में एक चमक आ गई।
कुणाल की तलवार से भयंकर आवाज आने लगी, जैसे कहीं चक्रवात आया हो। कुणाल ने चक्रवात की शक्ति को अपने तलवार में समाहित कर लिया था। कुणाल की शक्ति को देखकर आर्यन मन ही मन बोला, ये कुणाल तो शक्तिशाली है, फिर भी कोई बात नहीं है, इस कुणाल ने चक्रवात शक्ति में महारत हासिल नहीं की है। ये सब सोचने के बाद आर्यन ने एक मंत्र पढ़ा, जिसका प्रभाव ये हुआ कि आर्यन के तलवार में एक भयानक चमक आ गई। आर्यन ने फिर एक मंत्र पढ़ा, जिसके कारण आर्यन की तलवार में सूर्य जैसी चमक आ गई। आर्यन के तलवार को देखकर सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। एक स्टूडेंट बोला, इस आर्यन ने कौन सी शक्ति प्रकट की है? उसके बगल वाला स्टूडेंट बोला, नहीं मालूम भाई, ये कौन सी शक्ति है? सभी स्टूडेंट्स के बीच बैठे एक सीनियर ने आर्यन की शक्ति को पहचान लिया और बोला, ये एक शक्ति नहीं है, इस लड़के ने के साथ दो शक्तियां प्रकट की है, लेकिन ये कैसे संभव है? उसके बगल में बैठा एक जूनियर स्टूडेंट बोला, आप क्या बोल रहे हो, ये कैसे संभव नहीं है? सीनियर स्टूडेंट बोला, क्योंकि ऐसा सिर्फ पाताल मंडल या उससे ऊपर का योद्धा कर सकता है, लगता है इसने ऐसा करने के लिए बहुत अभ्यास किया है, तभी ऐसा कर पा रहा है। सभी स्टूडेंट्स के बातों के बीच आर्यन और कुणाल ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हमले से ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा फाइटिंग स्टेज कांप उठा और शक्ति के प्रभाव से दोनों योद्धा दूर जा गिरे। दोनों के मुंह के खून की उल्टी होने लगी। दोनों ने खून को साफ किया और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब कुणाल को समझ आ गया था कि आर्यन उससे जरा सा भी कमजोर नहीं है। कुणाल बोला, आर्यन मैंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें कमजोर नहीं समझूंगा, अब मेरे हमले को झेलो। तुम हमला करो, जितना शक्तिशाली हमला कर सको, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर कुणाल की आंखें लाल हो गई। कुणाल ने अपनी सारी ऊर्जा शक्ति अपने तलवार में इकट्ठा किया, जिसके कारण सभी को एक दिल दहलाने जैसी शक्ति महसूस हुई, जिसके कारण सभी कांप गए। कुणाल की शक्ति देखकर आर्यन भी सोच में पड़ गया, लेकिन तुरंत होश में आ गया। होश में आते ही आर्यन ने अपने तलवार में समुद्र की शक्ति को समाहित कर लिया। साथ में आर्यन ने अपने तलवार में गज शक्ति और पहाड़ काट शक्ति भी समाहित कर ली, जिससे आर्यन की तलवार से भयानक शक्ति निकलने लगी। लग रहा था कि इस तलवार से पृथ्वी के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। आर्यन की ऐसी शक्ति देखकर कुणाल के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स भी कांप गए। सभी आपस में बात करने लगे, ये लड़का आखिर है क्या, इतनी भयानक शक्ति? ऐसी ही बात सभी स्टूडेंट्स कर ही रहे थे। तभी आर्यन और कुणाल की तलवार आपस में टकरा गई, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ और चारों ओर धूल फैल गई। धीरे धीरे जब धूल हटा तो सबने देखा कि आर्यन और कुणाल अलग अलग दिशा में गिरे हुए थे। दोनों के मुंह के आसपास खून लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में खांसने की आवाज सुनाई दी। सबने देखा कि आर्यन खांसते हुए उठ रहा था, वहीं दूसरी ओर कुणाल अभी भी नहीं उठा था। सबको लगने लगा कि कहीं कुणाल मर तो नहीं गया। कुणाल के सभी दोस्त उसे देखने आए। जब सभी ने देखा कि कुणाल की सांस चल रही थी, तब सबने राहत की सांस ली। कुणाल का एक दोस्त बोला, अभी भी ये जिंदा है, इसे डॉक्टर के पास ले चलो जल्दी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। दूसरी ओर आर्यन के दोस्त भी उसके पास आ गए थे और उसे संभालने लगे। विजय चिंता करते हुए बोला, आर्यन तू ठीक है ना, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। क्या आर्यन ठीक है और कहीं कुणाल मर हो नहीं जाएगा? एपिसोड 19। आर्यन और कुणाल दोनों को उसके दोस्त फाइटिंग एरिना से लेकर चले गए। कुछ ही देर आर्यन अपने रूम में पहुंच गया। रूम में पहुंचते ही उसके दोस्तों ने उसे बेड पर लिटा दिया। आर्यन को बेड पर लिटाने के बाद धैर्य बोला, तुम कुछ देर आराम करो, इससे तुम्हारा अंदरूनी घाव ठीक हो जाएगा। खाने की चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे, विजय बोला। अपने दोस्तों की बात सुनकर आर्यन ने हाँ में सर हिला दिया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में आर्यन को नींद आ गई। वहीं दूसरी ओर कुणाल अभी भी बेहोश था। उसे देखने के लिए कई प्रोफेसर भी आ गए थे। एक प्रोफेसर बोले, ये आर्यन किस ताकत का मालिक है, उसने एक सीनियर स्टूडेंट का इतनी बुरी तरह से हरा दिया। सही बोल रहे हैं आप, ये आर्यन बहुत प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, दूसरे प्रोफेसर ने जवाब दिया। सभी प्रोफेसर आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां एक डॉक्टर आया और बोला, ये लड़का कुछ ही देर में होश में आ जाएगा, लेकिन इसे लगभग 1 सप्ताह तक आराम करना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी प्रोफेसर हॉस्पिटल से लौट गए, लेकिन उसके दोस्त वही थे। कुणाल का एक दोस्त बोला, डॉक्टर क्या कुणाल की शक्तियों पर भी कोई असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। आर्यन को सोए हुए 3 घंटे बीत गए। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज आदर्श की थी। आदर्श की आवाज सुनकर आर्यन की नींद खुल गई। आर्यन को उठते हुआ देखकर धैर्य बोला, तुम उठ गए, अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, आर्यन ने जवाब दिया।
विजय ने बोला आर्यन हम तीनों खाना खाने जा रहे हैं, हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे। आर्यन बोला नहीं रुको, मैं भी चलता हूँ। आर्यन की बात सुनकर धैर्य बोला नहीं भाई तू यही रुक, हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे और ये फाइनल है। ठीक है जाओ, मैं इंतजार करता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की हाँ सुनने के बाद तीनों रूम से निकल गए। उन तीनों के जाने के बाद आर्यन बेड से उतरा और दरवाजे के पास गया और बाहर देखा कि क्या वो तीनों यहाँ से चले गए। जब आर्यन ने कंफर्म कर लिया कि तीनों चला गया तो आर्यन ने दरवाजा लगा लिया और खुद से ही बोला चल आर्यन अब आयामी दुनिया में चलते हैं। आर्यन ने अपने ब्रेसलेट को सहलाया तभी आयामी दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही आर्यन अंदर चला गया। अंदर जाते ही आर्यन ने देखा कि उसके गुरुजी कहीं नहीं दिख रहे हैं तो वो गुरुजी को ढूंढने लगा। तभी उसे गुरुजी दूर से आते हुए दिखे। गुरुजी ने भी आर्यन को देख लिया। गुरुजी जैसे ही समीप आए आर्यन बोला गुरुजी आप कहाँ गए थे, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। गुरुजी ने आर्यन के सवालों के जवाब देने से पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले पहले तुम ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है, इतनी चोट कैसे लगी। वो गुरुजी कल एक फाइट हुआ था, उसी में घायल हो गया था, आर्यन ने जवाब दिया। हारे या जीते, गुरुजी ने पूछा। मैं आपका शिष्य हूँ गुरुजी, मैं हार कैसे सकता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। अच्छा है हारे नहीं, हारते तो दंड मिलता, गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन ने भी मुस्कुरा दिया और बोला गुरुजी अपने बताया नहीं कहाँ गए थे। आर्यन की बात सुनकर गुरुजी बोले आर्यन मैंने तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए एक स्थान चुना है, वही गया था। ट्रेनिंग के लिए स्थान मतलब गुरुजी क्या मैं अब यहाँ नहीं आऊंगा, आर्यन ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है आर्यन, वो स्थान यही है, कल दिखाऊंगा, पहले तुम हीलिंग गोली खा लो, गुरुजी बोले। इतना बोलकर गुरुजी ने आर्यन को हीलिंग गोली दे दी। गुरुजी से हीलिंग गोली लेकर खा लिया। गोली खाते ही आर्यन के शरीर की चोट ठीक होने लगी। गुरुजी बोले अब जाओ आराम करो, लेकिन कल जरूर आना। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन ने गुरुजी को प्रणाम किया और आयामी दुनिया से निकल गया। जब वो अपने कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि उसके दोस्त नहीं आए हैं तो उसने राहत की सांस ली और बेड पर लेट गया। बेड पर लेटते हुए आर्यन मन ही मन सोचा अच्छा हुआ कि उन सब के आने से पहले मैं आ गया, नहीं तो क्या जवाब देता। आर्यन अपने ख्यालों में ही था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन समझ गया कि उसके दोस्त लौट आए हैं। आर्यन बेड से उठा और दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त सामने खड़े थे। विजय सबसे आगे हाथों में खाने का पैकेट लिए हुए खड़ा था। आ गए तुम लोग, चलो जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है, आर्यन अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला। इतना बोलकर आर्यन ने विजय के हाथों से खाना लिया और अपने बेड पर बैठकर खाने लगा। आर्यन जल्दी जल्दी खाने लगा। आर्यन को जल्दी जल्दी खाते देख धैर्य हंसते हुए बोला अरे भाई आराम से खा, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है। धैर्य की बात सुनकर आर्यन ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और धीरे धीरे खाने लगा। कुछ ही देर में आर्यन ने खाना खत्म किया। आदर्श ने देखा कि आर्यन ने खाना खत्म कर लिया है तो उसने बोला आर्यन अब तुम आराम कर लो, तुम अभी भी घायल हो। आदर्श की बातों का विजय और धैर्य ने भी समर्थन किया। अपने दोस्तों की बात सुनकर आर्यन ने हो में सर हिला दिया और बेड पर लेट गया, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। आर्यन बोला मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ। इतना बोलकर आर्यन बेड से उतरकर रूम के फर्श पर बैठकर ध्यान करने लगा। ये देखकर उसके तीनों दोस्त ध्यान करने लगे। दूसरी ओर कुणाल होश में आ गया था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर आर्यन के बारे में ही बात कर रहा था। कबीर बोला भाई वो लड़का कोई शैतान लगता है, जिस हमले से तुम्हारा इतना बुरा हाल हो गया, लेकिन उस लड़के को कुछ नहीं हुआ, बस हल्का का चोट था उसे। कबीर की बात सुनकर कुणाल की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो बोला मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह आर्यन जब उठा तो उसने देखा कि उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो चुके थे। आर्यन बहुत खुश हो गया। तभी उसके तीनों रूममेट भी जग गए। जब तीनों ने देखा कि आर्यन के सभी घाव ठीक हो चुके हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ और आश्चर्य में ही विजय बोला वाह भाई, तुम तो बहुत जल्दी ठीक हो गए, जबकि तुमने कोई दवाई भी नहीं खाई। धैर्य बोला हाँ भाई बताना कैसे हुआ ये। धैर्य और विजय की बात सुनकर आर्यन बोला अरे मेरे पास एक हीलिंग गोली थी, वो मैंने खा ली। अच्छा ये बात है, विजय बोला। आदर्श हंसते हुए बोला हमें तो लगा कि तुम्हारे पास हीलिंग पावर भी है। आर्यन हंसते हुए बोला ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। बारी बारी से चारों रेडी हुआ और कैंटीन की ओर निकल पड़े। कैंटीन में खाना खाने के चारों दोस्त अपने क्लास की ओर निकल पड़े। सभी क्लास खत्म होते होते 4 बज गए थे। आर्यन अपने रूम में गया और अपने नोट्स रखने के बाद बोला तुम सब रेस्ट करो, थोड़ी देर में आता हूँ। आर्यन की बात सुनकर विजय बोला तू कहाँ जा रहा है,
अभी तो क्लास से आया है। नहीं, कुछ खास नहीं है, अभी आता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। इतना बोलकर आर्यन रूम से निकल गया। आर्यन सबसे छुपते छुपाते जंगल की ओर चल दिया। कुछ ही देर में आर्यन जंगल के मध्य में पहुंच गया। वहां जाते ही आर्यन ने चारों ओर देखा कि कहीं कोई है तो नहीं। जब उसे लगा कि कोई नहीं है, उसने अपने ब्रेसलेट को छुआ, जिससे आयामी दुनिया का दरवाजा खुल गया और आर्यन अंदर चला गया। जैसे ही आर्यन अंदर जाता है, उसे एक आवाज सुनाई देता है। आ गए तुम। ये आवाज गुरुजी की थी। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन बोला, गुरुजी मैं आ गया। गुरुजी बोले, चलो मेरे साथ। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ ही देर में आर्यन एक गुफा जैसी जगह पर पहुंच जाता है। उस जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी थी। गर्मी महसूस कर आर्यन बोला, गुरुजी ये कैसी जगह है, यहाँ तो बहुत गर्मी है। हाँ, यहाँ बहुत गर्मी है क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी है, गुरुजी ने जवाब दिया। ज्वालामुखी, ये तो बहुत भयानक है गुरुजी। आर्यन बोला, आज से तुम्हें यही हर तरह का अभ्यास करना है, चलो अंदर, गुरुजी ने बोला। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन गुरुजी के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं थी। गुफा के अंदर एक लंबा रास्ता था। आर्यन और गुरुजी उसी रास्ते पर चले जा रहे थे। कुछ ही देर में आर्यन और गुरुजी एक अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह के तीनों तरफ आग का झरना था। सिर्फ एक दिशा बगैर झरने का था और वो जगह वह था जिस जगह आर्यन खड़ा था। वहां बहुत ज्यादा गर्मी थी। आर्यन उस जगह को देख ही रहा था, तभी गुरुजी बोलते हैं, आर्यन आज से तुम्हें यही अभ्यास करना है। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन बोला, गुरुजी ये जगह तो बहुत गर्म है, यहाँ कैसे ध्यान होगा। यहाँ की गर्मी को सहकर तुम्हें ध्यान करना होगा, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। चलो जाओ, शुरू हो जाओ, गुरुजी बोले। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन लावों के बीच रखे हुए चट्टान पर बैठ गया। चट्टान पर बैठते ही आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के कुछ देर बाद ही आसपास की गर्म ऊर्जा आर्यन के शरीर के अंदर जाने लगा। आर्यन का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। आर्यन को लावे की गर्मी जला रही थी। वो बहुत तकलीफ में था। उसके चेहरे पर दर्द था। आग की गर्मी के कारण आर्यन का शरीर धीरे धीरे लाल होने लगा था। आर्यन का शरीर जलने लगा था। गुरुजी आर्यन को कुछ देर देखते रहे, फिर वहां से चले गए। आर्यन को ध्यान में गए आयामी दुनिया के 5 घंटे बीत गए थे। आर्यन अब लावे की गर्मी को सहने लगा था। लावे की गर्मी अब आर्यन के शरीर को जला नहीं रहा था। आर्यन ध्यान में ही था। तभी आर्यन के मुख से एक चीख निकल गई। आर्यन के दिल से एक धीमी सी रोशनी निकल रही थी। आर्यन को बहुत दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से आर्यन का ध्यान टूट गया और आर्यन अपने दिल पर हाथ रखकर दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगा। दर्द को बर्दाश्त करते हुए आर्यन मन ही मन सोच, आखिर मुझे क्या हुआ, मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है और ये कैसी रोशनी है। आर्यन के मन में बहुत सारी बातें चल ही रही थी। तभी आर्यन के कानों में गुरुजी को आवाज सुनाई दी। गुरुजी बोल रहे थे, क्या हुआ आर्यन, तुम ठीक हो ना। जब आर्यन जोर से चिल्लाया था तब आर्यन की आवाज गुरुजी के कानों तक पहुंच गई थी। गुरुजी सोचने लगे कि आखिर आर्यन को क्या हुआ कि वो इतना जोर से चिल्लाया है। ये सब सोचते हुए गुरुजी गुफा के अंदर आ गए। गुरुजी आर्यन का हाल पूछ ही रहे थे, तभी उनकी नजर आर्यन के दिल से निकल रही रोशनी पर पड़ी। उस रोशनी को देखकर गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए और कुछ देर तक उस रोशनी देखते रहे। गुरुजी उस रोशनी को देख ही रहे थे, तभी उनका ध्यान भंग हो गया आर्यन की आवाज से। आर्यन बोल रहा था, गुरुजी देखिए मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आर्यन की बात सुनकर गुरुजी उसके पास गए और बोले, आर्यन ये तो दैवीय दिल की रोशनी लगती है। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन दर्द भरी आवाज में बोला, दैवीय दिल ये क्या होता है गुरुजी। आर्यन, संसार में 3 तरह के दिल होते हैं, मानवीय दिल, दैत्य दिल, दैवीय दिल। इन्हीं में से एक दैवीय दिल जो तुम्हारे पास है। दैवीय दिल में अलौकिक शक्तियां होती है। गुरुजी ने आर्यन के सवालों का जवाब दिया। आखिर दैवीय दिल क्या होता है, इससे कौन कौन सी शक्तियां मिलेगी आर्यन को। एपिसोड 20। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन बोला, तो गुरुजी मैं क्या करूं, कैसे कम करूं इस दर्द को। आर्यन, तुम इस दिल पर ध्यान केंद्रित करो और इसकी शक्तियों को आत्मसात करो, तब तक मैं दैवीय दिल की जानकारी लेकर आता हूं। तुम ध्यान केंद्रित करो, गुरुजी ने बोला। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दर्द के कारण आर्यन ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में आर्यन अपने ध्यान को दिल पर केंद्रित कर लेता है। जैसे ही आर्यन ध्यान केंद्रित करता है, गुरुजी गुफा से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में अपने कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। कुटिया के अंदर जाते ही गुरुजी अपने किताबों के बीच कोई खास किताब ढूंढने लगते हैं। गुरुजी बोलते हैं, आखिर कहाँ है वो किताब।
इतना बोलने के बाद गुरुजी फिर से किताब ढूंढने लगते हैं। तभी गुरुजी की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है, जिसे देखकर गुरुजी खुश हो जाते हैं। गुरुजी खुश होते हुए बोलते हैं, मिल गया किताब। गुरुजी खुश होते हुए उस किताब उठा लेते हैं। उस किताब पर लिखा था दिलों का रहस्य। गुरुजी उस किताब का पहला पन्ना जैसे ही पलटते हैं, उस पर लिखा मानवीय दिल। ये देखकर गुरुजी और तेजी से उस किताब का पन्ना पलटने लगते हैं। तभी गुरुजी की नजर किताब के एक पन्ने पर पड़ता है, जिस पर लिखा था दैवीय दिल। दैवीय दिल का पन्ना देखकर गुरुजी खुश हो जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। गुरुजी पढ़ना शुरू करते हैं। दैवीय दिल एक दुर्लभ दिल है, जो सिर्फ किसी मनुष्य को देवताओं की कृपा से मिलती है। दैवीय दिल में बहुत सारी अलौकिक शक्तियां होती है, जो किसी भी इंसान को अजय योद्धा बना देती है। दूसरी ओर गुफा में आर्यन बुरी तरह घायल हो गया था। आर्यन के शरीर के सभी छिद्रों से खून निकल रहा था। उसे अभी भी दर्द हो रहा था। आर्यन के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा था। तभी अचानक जादू की तरह आर्यन का दर्द खत्म होने लगता है। आर्यन के शरीर के सभी घाव चमत्कारी रूप से ठीक होने लगता है। ये सब महसूस करते ही आर्यन आश्चर्यचकित हो जाता है। ये सब महसूस करते हुए आर्यन खुद से बोलता है, आखिर ये सब कैसे हो रहा है? अभी तुरंत दर्द हो रहा था और अब सब ठीक हो रहा है, कैसे? तभी आर्यन के कानों में गुरुजी की आवाज सुनाई देता है, आर्यन पता चल गया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। गुरुजी की आवाज सुनकर आर्यन अपने आंखों को खोलता है और बोलता है, गुरुजी बताइए ये सब क्या है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आर्यन, तुम्हारे पास दैवीय दिल है। दैवीय दिल किसी खास इंसान को ही मिलता है। दैवीय दिल के जागृत होते ही तुम्हें बहुत सारी अलौकिक शक्तियां मिलेगी, गुरुजी ने जवाब दिया। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन आश्चर्य में बोला, हाँ गुरुजी, मैं महसूस किया है। अभी मेरे शरीर पर बहुत सारे घाव थे, लेकिन तुरंत सारे ठीक हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें हीलिंग पावर मिली है, गुरुजी बोले। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन खुश होते हुए बोला, वाह क्या बात है, हीलिंग पावर, मतलब अब मेरे सारे घाव खुद ही भर जाएंगे। लेकिन गुरुजी, मुझे और शक्तियां कब मिलेगी? आर्यन, दैवीय दिल में 10 स्तर होते हैं। जैसे जैसे तुम स्तर पार करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें शक्तियां मिलती जाएगी। तुम अभी पहले स्तर में शुरुआती चरण में हो, इसलिए तुम्हें एक ही शक्ति मिली है, गुरुजी ने जवाब दिया। आर्यन बोला, तो गुरुजी मैं अब आगे के स्तरों पर कैसे जाऊं? आर्यन, तुम्हें अब सिर्फ अपने दिल पर ध्यान लगाना होगा, तभी दिल के स्तर को पार करोगे और तुम्हें शक्तियां मिलेंगी। अब तुम मंत्रों ध्यान करना भूल जाओ और सिर्फ दिल के स्तर को पार करने पर ध्यान दो, गुरुजी ने जवाब दिया। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन ने सहमति जता दी। आयामी दुनिया में 10 घंटे बीत चुके थे, अर्थात वास्तविक दुनिया में 2 घंटे बीते थे। समय को महसूस कर आर्यन बोला, गुरुजी अब मुझे जाना होगा, लेकिन गुरुजी जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो, गुरुजी बोले। गुरुजी, एकेडमी में एक खंडहर है, उसका क्या राज है? वहाँ किसी को जाने की अनुमति क्यों नहीं है? आर्यन ने पूछा। आर्यन, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहले वादा करो कि जानने के बाद वहाँ जाने की कोशिश नहीं करोगे। गुरुजी थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोले, मैं वादा करता हूँ गुरुजी, आर्यन बोला। आर्यन से वादा लेकर गुरुजी ने बोलना शुरू किया, आर्यन, वहाँ एक बहुत बड़ा शैतान कैद है। ये उस समय की बात है जब मैं स्वर्ग मंडल का योद्धा था। उस वक्त दिव्यकृति एकेडमी की स्थापना हुए 10 वर्ष ही हुए थे। तभी एक शक्तिशाली योद्धा ने हम पर हमला कर दिया और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया। उस वक्त एकेडमी में हम 4 यानी वीर, भैरवी, वेद और मैं ही शक्तिशाली थे। इसी कारण हमने उस योद्धा पर हमला कर दिया, लेकिन हम उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। वो योद्धा अर्ध ब्रह्मांड मंडल के 7वें स्तर का योद्धा था और हम स्वर्ग मंडल के 8वें और 9वें स्तर के योद्धा थे। हम उस योद्धा पर लगातार हमले किए जा रहे थे, लेकिन उस योद्धा पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन बोला, तो गुरुजी आपने उस योद्धा को कैसे हराया? पाइप। आर्यन का सवाल सुनकर गुरुजी बोले, उस योद्धा को हराना बहुत मुश्किल था। वो युद्ध लगभग 2 दिन तक चले। हमारा बुरा हाल था, वो योद्धा भी बहुत घायल हो गया था। यही एक समय था जब हम उसे काबू कर सकते थे। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन बोला, तो गुरुजी आप लोगों ने उस योद्धा को काबू में कर लिया? आर्यन की बात सुनकर गुरुजी ने गंभीरता के साथ बोलना शुरू किया, इतना आसान नहीं था उस योद्धा को काबू करना। वो घायल अवस्था में भी बहुत शक्तिशाली था। उसका हर हमला अब भी बहुत भयानक था, लेकिन पहले से कमजोर हो गया। अगर वो कमजोर हुआ था तो हम भी कमजोर हुआ थे। इसी कारण हमने एकेडमी के बाकी प्रोफेसर को बुलाया सहायता के लिए। उनके आने के बाद हमने हमला तेज कर दिया, लेकिन अब भी उसे काबू में करना मुश्किल था। तभी मुझे अपने गुरुजी की एक विशेष शक्ति के बारे में याद आया, जो हमारे गुरुजी ने हम चारों को दिया था।
विशेष शक्ति के बारे में सुनकर आर्यन आश्चर्य में बोला, गुरुजी आखिर वो विशेष शक्ति कौन सी थी? आर्यन की बात सुनकर गुरुजी ने गंभीरता के साथ बोला, वो विशेष शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हम चारों दोस्त मिलकर किसी भी ब्रह्मांड मंडल के योद्धा को भी कैद कर सकते थे, लेकिन हम चारों मिलकर ही इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस शक्ति का नाम है सर्वशक्ति बंधन। विशेष शक्ति का नाम सुनकर आर्यन बोला, सर्वशक्ति बंधन, आगे क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी ने फिर बोलना शुरू किया, उस विशेष शक्ति के बारे में याद आते ही मैंने अपने दोस्तों से बात किया और मिलकर उस शक्ति का प्रयोग किया। उस शक्ति के हमले से हमने उस योद्धा को कैद कर लिया और उसे उसी खंडहर में कैद कर दिया। लेकिन बोलकर गुरुजी चुप हो गए। गुरुजी के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। आर्यन अपने गुरुजी को परेशान होते देख आर्यन भी परेशान हो गया। आर्यन परेशान होते हुए बोला, लेकिन क्या गुरुजी, बताइए ना। लेकिन उस शक्ति का प्रभाव खत्म होने वाला है। कब खत्म होगा ये पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी प्रभाव खत्म होने वाला है, गुरुजी ने जवाब दिया। अगर वो आजाद होता है तो आप उसे खत्म कर देना, आखिर अब आप ब्रह्मांड मंडल के योद्धा है, आर्यन बोला। ये आसान नहीं है। उस योद्धा को कैद में करने के बाद हम चारों अपने गुरुजी के पास गए और हमने गुरुजी से उस योद्धा के बारे में पूछा तो गुरुजी ने बताया कि वो योद्धा एक शैतानी योद्धा है, वो शैतान की पूजा करता है। इसी कारण तुम चारों मिलकर भी उसे मार नहीं सकते, चाहे तुम देव मंडल के योद्धा क्यों न बन जाओ, गुरुजी ने बोला। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन आश्चर्य में बोला, तो गुरुजी वो शैतान मरेगा कैसे? पाइप, मेरे मन में भी यही सवाल था और मैंने ये सवाल गुरुजी से पूछ लिया। जवाब में गुरुजी ने बताया कि उस शैतान को विशेष निशान वाला योद्धा ही मार सकता है। गुरुजी ने जवाब दिया। विशेष निशान की बात सुनकर आर्यन बोला, वो निशान क्या है गुरुजी? पाइप, आर्यन की बात सुनकर गुरुजी ने आर्यन के दाएं हाथ की ओर इशारा किया और बोले, वही निशान जो तुम्हारे दाएं हाथ पर है। असल में आर्यन के हाथों पर एक जन्मजात निशान था, लेकिन उस निशान को आज कोई नहीं देख पाया था, केवल आर्यन को छोड़कर। शुरू में आर्यन को लगा था कि उसके आंखों का भ्रम है, लेकिन बाद में आर्यन को विश्वास हो गया था कि ये निशान सिर्फ वही देख सकता है, लेकिन आज उसे पता चला कि उसके गुरुजी भी इस निशान को देख सकते हैं। आर्यन आश्चर्य में गुरुजी से पूछता है, गुरुजी क्या आप इस निशान को देख सकते हैं, पर कैसे? आर्यन, असल में तुम्हारा ये निशान बहुत खास है। इस निशान को हर कोई देख सकता है, लेकिन किसी ने तुम्हारे इस निशान पर अपनी ऊर्जा शक्ति से एक सुरक्षा कवच बना रखा है, इसलिए कोई भी इसे नहीं देख सकता है, केवल तुम्हारे और ब्रह्मांड मंडल या उससे ऊपर के योद्धा देख सकते हैं। गुरुजी ने आर्यन की बातों का गंभीरता से जवाब दिया। आर्यन अपने निशान को सहलाते हुए आश्चर्य में बोलता है, आखिर ये निशान क्या है गुरुजी? आर्यन, ये एक स्वर्गीय निशान है जो केवल किसी विशेष योद्धा के पास होता है। इस निशान वाले योद्धा पर स्वर्गीय देवता का आशीर्वाद होता है और आज तो ये साबित हो गया तुम्हारे इस दैवीय दिल कारण, गुरुजी ने गंभीरता से जवाब दिया। थोड़ा रुककर गुरुजी फिर बोले, अच्छा अब तुम जाओ और आराम करो। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन वहां से निकल जाता है। उस जंगल में निकलने के बाद आर्यन अपने हॉस्टल की ओर निकल पड़ता है। पूरे रास्ते आर्यन अपने निशान और दैवीय दिल के बारे में ही सोच रहा था। आज आर्यन पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जैसे ही आर्यन रूम में पहुंचता है, विजय चिल्लाते हुए बोलता है, कहाँ गया हुआ था तू, अब आ रहा है। विजय को चिल्लाते हुए देख धैर्य और आदर्श दरवाजे की ओर देखता है। आर्यन को देखकर धैर्य और आदर्श एक साथ बोलता है, कहाँ था तो यार, हम कितने परेशान थे। अपने दोस्तों को परेशान देखकर आर्यन हंसते हुए बोला, चिंता मत करो दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ध्यान कर रहा था, अब चिंता छोड़ो और खाना खाने चलो। आर्यन की बात सुनकर विजय शांत होते हुए बोला, हाँ अब चलो, देर हो रही है, खाना खाने चलते हैं। चारों दोस्त खाना खाने निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में सभी खाना खाकर अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में आते ही आर्यन अपने बेड पर लेट जाता है। आर्यन बहुत थक चुका था, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगता है। आर्यन को सोने की कोशिश करते देख धैर्य बोला, आर्यन तुम्हें कुछ पता चला उस खंडहर के बारे में? हमें तो कुछ पता नहीं चला। हाँ पता तो चला है, लेकिन वो राज बहुत भयानक है, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर आदर्श अपने बेड पर उछलते हुए बोला, क्या तुम्हें पता चल गया? सच बोल रहे हो तो बताओ ना। वहां पर एक शैतान कैद है जो एकेडमी की शुरुआत के समय इस पर हमला करने आया था, आर्यन ने गंभीरता के साथ जवाब दिया। क्या वो बहुत शक्तिशाली था जो उसे मार नहीं पाए और कैद करने पड़ा? विजय ने गंभीरता से पूछा। हाँ, वो उस वक्त अर्धब्रह्मांड मंडल का योद्धा था, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन का जवाब सुनकर तीनों लड़के एक दूसरे को देखते लगे। तीनों की नजरों में डर साफ दिख रहा था। तभी धैर्य डरते हुआ बोला, आर्यन तू सच बोल रहा है ना? हाँ मैं 100% सच बोल रहा हूँ, आर्यन ने जवाब दिया।
भाई अच्छा हुआ हम वहां नहीं गए, नहीं तो मारे जाते, विजय घबराते हुए बोला। चारों दोस्त एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, सभी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आखिर क्या रहस्य है आर्यन के दिल का, क्या वो उसके माता पिता से जुड़ा है? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।